आज समस्त देव मिलकर माँ को पुकार रहे हैं। आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है और बारंबार माँ को पुकार रहे हैं। और जब माँ अपने संतानों की यूं पुकार सुनती है तो आज माँ वहाँ प्रकट हो जाती है, एक अद्भुत रूप को धारण करती है। आज उनके संपूर्ण शरीर पर नेत्र ही नेत्र हैं, सारे देह पर नेत्र ही नेत्र लेकर माँ जब वहाँ पर प्रकट हुई तो आज अपनी संतानों को देखती है और आज सभी उन्हें माँ शताक्षी कहकर संबोधित करते हैं। तब इंद्रदेव माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, आप हमारी यूं इस पुकार पर यहाँ आ गई, आपका बारंबार धन्यवाद है। माँ अब देखिए अपनी सृष्टि को देखिए किस प्रकार ये शिशु इस प्यास के कारण, भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। लगता है संपूर्ण सृष्टि पर आज काल का प्रकोप हो गया है। देखिए किस प्रकार माताएं अपने शिशुओं की मृत्यु से इस अनावृष्टि के कारण यूं दुखी हो रही हैं। ये संपूर्ण सृष्टि काल का ग्रास बनती चली जा रही है। माँ, अब आप ही कोई समाधान दीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए। और आज पुराण बताता है, जब माँ ये संपूर्ण दृश्य देखती है, अपनी संतानों की यह हालत देखती है, तो आज माँ रोने लगती है। अपने समस्त नेत्रों से जब अश्रु धारा को प्रवाहित करती है तो उस अश्रु धारा से इस संपूर्ण सृष्टि के जितने भी जल स्रोत होते हैं, जितने भी नदियाँ थीं, जितने भी जल स्रोत थे, वो सब भर जाते हैं। एक बार पुनः जल का संचार इस सृष्टि पर हो जाता है और तब ये सृष्टि के लोग, वह शिशु, वह माताएं, वह संपूर्ण वनस्पति जगत, वह जनजीवन पुनः एक बार जल को प्राप्त करता है। उनकी पिपासा शांत होती है और तब भी अब भूख से व्याकुल हैं। संपूर्ण वनस्पति सूख गई है जल के अभाव में और अब खाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। तब पुनः वह सभी मिलकर माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ शताक्षी को कहते हैं कि माँ, इस संपूर्ण जनजीवन के पास खाद्य पदार्थ नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। हे माँ, अब आप ही कृपा कीजिए और इनको खाद्य पदार्थ भी प्रदान कीजिए। और तब पुराण बताता है कि उस समय माँ एक और नवीन रूप धारण करती है। जहाँ एक और माँ शताक्षी खड़ी थी, वहीं दूसरी और माँ एक दिव्य रूप धारण करती है और शाकंभरी रूप धारण कर आज वहाँ पर प्रकट हो जाती है। जो ही माँ शाकंभरी वहाँ प्रकट हुई तो अब संपूर्ण सृष्टि में जितने भी वनस्पति थे, जितने भी वन प्रदेश थे, वह सब पुनः लहलहाने लगते हैं। वृक्षों पर फल लग जाते हैं और अब संपूर्ण सृष्टि को खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब संपूर्ण मानव जाति उन खाद्य पदार्थों को लेकर पुनः अपनी उस उन प्राणों को सुरक्षित करती है। और तब सभी देव माँ का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। सभी सृष्टि के जो लोग थे वह माँ का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। भक्तजनों, माँ की प्रत्येक लीला हमारे लिए एक प्रेरणा लेकर आती है। आइए अब आज के परिवेश में इसी कथा के संदर्भ में जानते हैं, आज के परिवेश के लिए माँ क्या बता रही है। यह अनावृष्टि की स्थिति क्या है? ये अनावृष्टि की स्थिति वह समय था जब संपूर्ण सृष्टि में जल का अभाव हो जाता है, जब संपूर्ण सृष्टि में खाद्य पदार्थ, जो वनस्पति जगत है, वह खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है मानो काल का तांडव हो रहा है इस पृथ्वी पर। भक्तजनों, अगर आज के परिवेश को देखें, आज की परिस्थिति को देखें, तो आज जिस एनवायरमेंटल क्राइसिस के साथ हम जूझ रहे हैं, जिस पर्यावरण संकट के साथ हम जूझ रहे हैं, वह यही अनावृष्टि की परिस्थिति थी।
आज भी हमारे समाज में एक अनावृष्टि छाई है। इस संपूर्ण समाज को, इस संपूर्ण सृष्टि को एक उन्नति के मार्ग पर लेकर जाने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक है वे 3 तंत्रों का समन्वय बताते हैं। ये 3 तंत्र कौन से हैं? इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल स्फीयर। ये तीनों स्तर, ये तीनों जो तंत्र हैं, जब ये सामंजस्य में होते हैं तो ये समाज जो है उन्नति को प्राप्त करता है। परंतु चलते हैं उस काल में, उस समय में जब इस पृथ्वी पर, जब हमारी इस मानव जाति ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखा था, औद्योगिकरण हुआ था, उस समय के जो फिलोसोफर्स थे, उस समय के कुछ बुद्धिजीवी थे जिन्होंने इस बात को समाज में प्रसारित किया, इस सोच को समाज में प्रसारित किया कि केवल और केवल उन्नति के लिए आवश्यकता है धन की। इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए और उस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस इकोनॉमी को दृढ़ करने के लिए हमने क्या किया? हमने इस प्रकृति का, इस एनवायरनमेंट का दोहन करना शुरू कर दिया। वहां से प्रारंभ हुआ इस कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट का, एक जो उपभोग की ये मानसिकता है कि बस भोग करते रहो, इस प्रकृति से संसाधनों को लेते रहो, वह मानसिकता वहीं से प्रारंभ हुई थी। पिछले 100 वर्षों में आज हमने अपने समाज की परिस्थिति वो कर ली है कि आज वही वैज्ञानिक समाज, वही वैज्ञानिक आज यह बात को रखते हैं कि यदि आज हमारा ये समाज उस प्रकृति को नहीं बचाता, यदि उसका संरक्षण नहीं करता, तो हमारा जीवन, ये पृथ्वी, इसका अस्तित्व भी मुश्किल में है। आज हम एक ऐसे पर्यावरण संकट के साथ जूझ रहे हैं जिसकी सबसे भयावह जो शक्ल हमारे समक्ष आती है वह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में आज का सामान्य जनजीवन अभी तक अनभिज्ञ है। और आप जानते हैं ये समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, हर एक सेकंड में जो भी हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं वो इस क्लाइमेट चेंज की वृद्धि करता चला जा रहा है। पर विडंबना देखिए, वह काल मुंह खोले हमारे समक्ष खड़ा है, परंतु हम अभी भी अपने इन कार्य व्यवहारों में व्यस्त हैं। हम जानते ही नहीं कि आज हमारे समाज में ये अनावृष्टि की परिस्थिति आ गई है। आज हम इससे अनभिज्ञ है। क्या है ये क्लाइमेट चेंज? जब इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती है, तो इस पृथ्वी के आसपास एक ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है, एक ऐसा आवरण बन जाता है जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश तो आता है, परंतु सूर्य की वो जो ऊष्मा पृथ्वी को गर्म करती है वो बाहर नहीं जा पाती। और इसके कारण क्या हुआ है? आज हमारी इस पृथ्वी को बुखार हो गया है। आज पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और यूं हम कहें तो तापमान बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपने एयर कंडीशनर्स में बैठ जाएंगे, हम अपने घर में एसी लगा लेंगे, परंतु भक्त जनों कहाँ कहाँ एसी लगाएंगे, कहाँ कहाँ अपने आप को इस गर्मी से, इस पर्यावरण के बदलाव से बचाएंगे। आज संपूर्ण जो जीव जगत है वो उसका संपूर्ण, उसकी संरचना इस तापमान पर ही निर्भर है। 1 या 2 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आप देखिए कैसे आपको बुखार होता है और आपका शरीर कांपने लगता है। आज हमारी पृथ्वी का भी तापमान ऐसे ही बढ़ रहा है। और आप जानते हैं इसका सबसे भयावह रूप हमारे समक्ष क्या आ सकता है? पूछकर देखिए उन हवाई वासियों से। हवाई जो छोटा सा एक द्वीप है, उस द्वीप पर रहने वाले लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? उस द्वीप पर रहने वालों की समस्या यह है कि वहाँ के प्रेसिडेंट आज अपने देश के लिए एक नया देश ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहा तो एक दिन आएगा
जल का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि संपूर्ण हवाई जो राष्ट्र है ये उस जल में मग्न हो जाएगा। हवाई का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और तब वहाँ के लोगों को कोई नई जगह चाहिए रहने के लिए। ये मुंबई जहाँ पर हमारे फिल्मी सितारे रहते हैं, जिसे दिल्ली के बाद सर्वश्रेष्ठ इस भारत देश की सिटी कहा जाता है, इस मुंबई को भी उस बढ़ते जल स्तर से यही खतरा है। 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ तो तभी सागर की जो लहरें हैं वो उफान पकड़ लेंगी, जल स्तर ऊंचा होगा और हमारी ये मुंबई नगरी उस जल में मग्न हो जाएगी। ये है सबसे भयावह रूप। और आप देखिए कि हम सब तो इससे अनभिज्ञ ही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही कार्य व्यवहारों में लगे हैं, जानते ही नहीं कि हम पर ऐसा संकट मंडरा रहा है। यही नहीं, आज इस क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हमारे समाज को कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज हम एक वाटर क्राइसिस की सिचुएशन में है। हमारे जो जल वैज्ञानिक हैं वह कहते हैं कि आज इस वर्ल्ड के अंदर एक वाटर क्राइसिस की स्थिति आ गई है और उनका कहना है कि अगर ये स्थिति यूं ही बनी रही तो अगला जो विश्व युद्ध होगा वह इस जल के कारण होगा। इस जल के कारण अब लड़ाई होगी और यह कोई कल की बात नहीं है। जाकर देखिए इंटरनेट के ऊपर, सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसी ऐसी घटनाएं मिलेंगी जहां आज इस भारत देश में ही ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर रोज़ लोग अपनी जान को गंवाते हैं, क्योंकि जब पानी को लेने के लिए वो उन टैंकरों के पास जाते हैं तो वहां पर लड़ाई चल रही होती है। आज हमारे इस देश में 9,000 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं। ऐसी परिस्थिति हमारे समाज में पनप रही है और हम क्या करते हैं? जब सुबह उठकर उस वॉश बेसिन के सामने जाकर ब्रश करने लगते हैं तो एक और ब्रश कर रहे हैं और पानी बहता चला जा रहा है, हमें कोई परवाह नहीं। पर याद कीजिए उस दिन को जब यूं हम पानी की बर्बादी करते हैं, तो उस समय को याद कीजिए जब वह दिन आता है जब सुबह आप अपना नल खोलते हैं और उसमें पानी की एक बूंद नहीं आती। तब क्या होता है? ना ऑफिस के लिए तैयार हो पाते हैं, ना ही अब अपने रोजमर्रा के कार्य व्यवहारों को कर पाते हैं। तब एहसास होता है कि ये जल ही जीवन है। परंतु भक्तजनों, हमें भूलने की ऐसी बीमारी हो गई है कि जैसे ही संसाधन उपलब्ध होते हैं हम भूल जाते हैं कि ये परिस्थिति हमारे लिए एक संकेत है, एक सूचना है कि अब संसाधनों का हमने दुरुपयोग ऐसा किया है कि कल आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं छोड़ के जा रहे। इसीलिए आज हमारे महावैज्ञानिक जो हैं, आज जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े जो नेशंस हैं, वो इस बात के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस समाज के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाया जाए, किस प्रकार से इन तीनों तंत्रों को, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल स्फीयर को इस तरह से बांध दिया जाए कि सब लोग इस पर्यावरण की इसकी सुरक्षा करें, इसका संरक्षण करें और तब ये समाज जो है प्रगति के मार्ग पर बढ़े। परंतु उनके हाथ में कोई समाधान नहीं है। आप देखिए इस क्लाइमेट चेंज की समस्या से लड़ने के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी हैं, कितनी कॉप्स हो चुकी हैं, बड़े बड़े डिनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी सम्मेलन लगते हैं, वहाँ पर विचार विमर्श होता है, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे बड़े बड़े जो देश हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके पास संसाधन है, वह अपनी डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वह नहीं चाहते कि उनकी प्रगति रुके। वह कहते हैं कि हम तो अपनी प्रगति वैसे ही करेंगे, ये जो नए देश हैं इनको सिखाइए कि पर्यावरण का संरक्षण कैसा करना है। इसलिए आज स्वार्थ से पोषित जब हमारी मानसिकता हो जाएगी तब हमारा समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। भक्तजनों, आज हम सबको एक एक इकाई को इस पर्यावरण को संरक्षित करना होगा, क्योंकि इस बिगड़ते पर्यावरण संतुलन का कारण कोई और नहीं है, केवल और केवल मात्र हम हैं, ये मानव जाति है।
आप देखिए, ये समस्त प्रकृति जो है माँ की आज्ञा में चलती है, माँ के हिसाब से चलती है, परंतु एक मानव ही है जिसे माता ने संरक्षक बनाकर भेजा, जिसके ऊपर माँ ने कृपा की, उसे दायित्व सौंपा था इस सृष्टि को संभालने का, परंतु उस मानव ने क्या किया? सृष्टि को संभाला नहीं, उसकी रक्षा नहीं की, उसी का भक्षक बन गया। अपनी बुद्धि का प्रयोग तो किया, और बुद्धि का प्रयोग करके क्या किया? जब उसने इस समाज में देखा, इस सृष्टि को देखा, प्रकृति को देखा, तो उसे लगा ये वन प्रदेश ये तो ऐसे ही है, इसकी जगह मुझे नवीन मकान अट्टालिकाएं बनानी चाहिए। तो उसने अपनी बुद्धि से उन वनों को काट दिया और अट्टालिकाएं बना ली। उसने देखा कि इस राज्य का विस्तार करने के लिए यदि जल के अंदर रेत डाल दी जाए तो हम रिक्लेमेशन ऑफ लैंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? आधी मुंबई नगरी को हमने रिक्लेम्ड लैंड पर बना दिया। हमें लगा माँ ने जो रचा है वह शायद सही नहीं है। यह हमारा दृष्टिकोण है, और हमारे दृष्टिकोण को देखकर केवल और केवल मात्र हमारा स्वार्थ झलकता है। आज अपनी इस स्वार्थ प्रवृत्ति से ही हमने संपूर्ण संतुलन को खत्म कर दिया है, और उसी का नतीजा है कि आज हमारे समक्ष उत्तराखंड जैसी, कटरीना जैसे साइक्लोन्स आते हैं, उत्तराखंड जैसी बाढ़ें आती हैं, और तब हम दोषारोपण करते हैं कि मां प्रकृति का प्रकोप हो गया है। भक्तजनों, खुद सोचकर देखिए, क्या मां कभी अपनी संतानों पर प्रकोप बरसाएगी? एक माँ तो अपनी बिगड़ी हुई संतान को भी अपना लेती है, माँ प्रकृति का भी प्रकोप नहीं बरसाती। यह तो एक सृष्टि का नियम है, प्रकृति का एक नियम है। जैसा हम कार्य करेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया हमें झेलनी होगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक प्रिंसिपल है इस सृष्टि का, और हम कहते हैं कि प्रकृति का प्रकोप है। जी नहीं, प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये प्रकोप हमारा स्वयं का है, जो हम अपने ऊपर तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि को भी हम खत्म कर रहे हैं। देखिए आज कितनी स्पीड से एक्सटिंक्शन हो रही है। ऐसे असंख्य जीव हैं जो अब इस सृष्टि में नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उनके रहने के स्थलों में भी प्रवेश कर लिया, हमने वनों को काट दिया। और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या है? आज हमारे समाज में एड्स, कैंसर, और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां पनप रही हैं। ये हम ही हैं जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटते चले जा रहे हैं। हम ही अपने जीवन को नष्ट करते चले जा रहे हैं, और हमने ही अपने समाज में इस अनावृष्टि की परिस्थिति को कायम किया है। भक्तजनों, माँ की ये लीला केवल इस परिस्थिति को हमारे समक्ष नहीं रख रही, वह समाधान भी हमारे समक्ष रख रही है। यह माँ शाकंभरी, ये माँ शताक्षी, उनका यह स्वरूप हमारे समक्ष क्या रखता है? माँ शाकंभरी और माँ शताक्षी। माँ शताक्षी जब प्रकट हुई तो जल स्रोत भर गए। ये आज हमारे समक्ष दो स्ट्रैटेजीज को रख रहा है, टू फोल्ड स्ट्रैटेजी, जिसे आज हमारे वैज्ञानिक, हमारे एनवायरमेंटलिस्ट भी आगे करते हैं। यदि आज हमने इस परिस्थिति को पलटना है, इसको बदलना है, तो सबसे पहले हमें वाटर कंजर्वेशन का सिद्धांत अपने जीवन में लगाना होगा। ये माँ शताक्षी इसी वाटर कंजर्वेशन के सिद्धांत को हमारे समक्ष रख रही हैं। हमें इस जल का संरक्षण करना होगा। एक एक बूंद जल की उसको अब ऐसे सहेजना होगा जैसे वो अनमोल रत्न हो, क्योंकि यदि जल नहीं तो जीवन नहीं। हम खाने के बिना जीवन बिता सकते हैं, 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं, पर जल के बिना केवल मात्र 1 हफ्ते तक ही किसी तरह जीवित रह सकते हैं। इसलिए भक्तजनों, हम सबको इस पानी को बचाना होगा, और हम सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बड़ी बड़ी बैठकें लगानी होंगी। यदि हम छोटे छोटे परिवर्तन अपने जीवन में कर लें तो हम बहुत सारा जल बचा सकते हैं, और उन 9 लाख लोगों को वो जल मिल सकता है। क्या करना होगा? बस रोज अपनी दिनचर्या पर थोड़ी सी निगरानी रखनी होगी। जब सुबह उठते हैं,
ब्रश करने जाते हैं, दिन में जितनी बार हाथ धोने जाते हैं, आप ध्यान रखिए कि आप जब हाथ धो रहे हैं, जब ब्रश कर रहे हैं, तो अपनी टैप को बंद कर लें। इससे आप एक दिन में ही कई लीटर पानी बचा सकते हैं। और अपने हर एक क्षेत्र में इसी तरह से थोड़ी सी निगरानी रखिए। इस प्रकार से जब हम छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में ले आएंगे तो माँ भी हम पर प्रसन्न होगी और हमारी ये प्रकृति पुनः लहलहाने लगेगी। भक्तजनों, दूसरी जो स्ट्रैटेजी हमारे समक्ष माँ का ये अवतार रखता है, माँ की ये लीला रखती है, वह क्या है? माँ शाकंभरी जब प्रकट हुई तो उन्होंने क्या किया? संपूर्ण वनस्पति जगत को नव प्राण दे दिए। आज हमें क्या करना होगा? क्या बता रही है माँ? माँ यही कह रही है कि यदि तुमने इस प्रकृति को पुनः संवारना है, यदि तुमने अपने जीवन को सुरक्षित करना है, तो अब वृक्षारोपण का सिद्धांत अपने जीवन में ले आओ। ट्री प्लांटेशन करनी होगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि एक पेड़ लगाने से हम संपूर्ण जीवन चक्र को संरक्षित करते हैं। एक वृक्ष लगाने से न जाने कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स कर सकते हैं। क्लाइमेट की चेंज की समस्या की यदि कोई समाधान है तो वह केवल और केवल मात्र वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण कीजिए और जहाँ कहीं भी अपने आसपास आप गार्डन्स को देखते हैं, आप सिटीज़ में रहते हैं, उन गार्डन्स को भी सुरक्षित रखिए। उन बागीचों को जाकर हफ्ते में एक दिन पानी दे आइए। उन वृक्षों के साथ आप समय बिताएंगे तो आप उस ऑक्सीजन को प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और तब देखिए प्रकृति तो फले फूलेगी ही, साथ में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। हमारे शास्त्र ग्रंथों ने भी वृक्षों को मानव की 8वीं संतान कहा है। 8 संतानों में से एक संतान वृक्ष को कहा, क्योंकि जब हम वृक्ष का पालन पोषण करते हैं तो ना केवल वो हमारे जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, परंतु हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ वातावरण प्रदान कर देता है। भक्तजनों, आज यदि माँ की इन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं तो माँ की प्रेरणाओं को जीवन में उतारना आवश्यक है, क्योंकि जब जीवन में इन प्रेरणाओं को उतार लेंगे तब जीवन तो महकेगा ही, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ये सृष्टि भी एक नवीन रूप को प्राप्त कर लेगी। हम भूल गए थे जब हमने इन शहरों का निर्माण किया तो हम भूल गए कि वह प्रकृति से ही हमारा जीवन है। उस प्रकृति से ही हमारे ये मकान, ये हमारी जितने भी संसाधन हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन गाड़ियों में हम जाते हैं, ये सब हमें उस प्रकृति की ही देन है। और वह प्रकृति की सुंदरता ही है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए आज आप सबको उस प्रकृति की सुंदरता के साथ पुनः उससे अवगत करवाने के लिए हम आपके समक्ष एक ऐसा प्रकृति की महिमा को लेकर आए हैं जिसे श्रवण कर आपको वो सभी दृश्य याद आ जाएंगे। आइए आज पुनः माँ की उस सुंदरता को श्रवण करते हैं और तब जब हमारे जीवन में पुनः माँ प्रकृति के साथ हमारा वही तालमेल हो जाएगा, तब जीवन फले फूलेगा, जीवन एक नवीन रंग को प्राप्त करेगा, ये प्रकृति संरक्षित होगी और तब हमारे समाज से ये अनावृष्टि, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस भी खत्म हो सकता है। नदियाँ भी सुंदर, समंदर भी सुंदर, 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 धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, सबसे है सुंदर माँ हो, सबसे है सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, सबसे है सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, नदियाँ भी सुंदर, समंदर
भी सुंदर, दरिया भी सुंदर, समंदर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, सबसे है सुंदर माँ हो, सबसे है सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, सबसे है सुंदर माँ हमारी